बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अहमद रज़ा मीर, प्रिंसिपल ऑफ ARTD बिजनेस स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे बन रही है जिन्होंने मुझसे कहा था कि सर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का सब्जेक्ट जो पुरानी स्कीम में मौजूद था उसका नाम नई स्कीम में तब्दील करके बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस रख दिया गया है। सर सिलेबस में काफ़ी सारी नई चीज़ें ऐड हुई हैं, तो सर एक वीडियो के थ्रू आप हमें ये बता दें कि कौन कौन सी नई चीज़ें किस किस सिलेबस के एरिया में ऐड हुई हैं। नंबर 2, ग्रिड में क्या तब्दीली आई है। नंबर 3, इन नए टॉपिक्स के ऐड होने से जो एक सिलेबस का ड्यूरेशन होता है कोर्स कंप्लीट करने का, उस पर क्या इंपैक्ट आया वो बढ़ गया है, ज़्यादा घंटे हमें चाहिए होंगे कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और सर हमारे डिफिकल्टी लेवल पे कितना चेंज आया, यानी पेपर पहले जितना डिफिकल्ट था क्या उससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में सर 3 चीज़ों पे बात करूंगा कि सर जो सिलेबस में चीज़ें ऐड हुई हैं, जिस जिस एरिया में ऐड हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, उस पर पहले बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ग्रिड पे, ग्रिड में क्या तब्दीली आई है। और फिर मैं कुछ चीज़ें जो इस पर्टिकुलर सिलेबस में ऐड हुई हैं उसके डिफिकल्टी लेवल पे बात करूंगा, और मैं ये बात करूंगा कि वो जो नए एरियाज हैं वो कहाँ से आई कैप इन्फर कर रहा है, कहाँ से लेकर आ रहा है, किस सिलेबस से जो है किस सब्जेक्ट से वो तोड़ के यहाँ लाए गए। ठीक है जी, तो अल्लाह का नाम लेके सर हम शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो सिलेबस में एरियाज ऐड हुए हैं ना, मैं सबसे पहले बात करूंगा सर मैनेजरियल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है जी, जो थ्योरी का पार्ट है हमारे पास। देखिए सर हमारे पास पुरानी स्कीम में जो MFA की किताब होती थी उसमें मैनेजरियल पार्ट शुरू होता था पेस्टल से, और पहला चैप्टर होता था पॉलिटिकल, और वो पॉलिटिकल से बस शुरू हो जाता था। ठीक है जी, कि पॉलिटिकल फैक्टर्स ये हैं और गवर्नमेंट ऐसे इन्फ्लुएंस करती है बिजनेस को, जबकि इससे पहले ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पेस्टल है क्या। सर हमारे बिजनेस के बाहर जो इन्वायरमेंट है जिसमें हमारी गवर्नमेंट भी है, ठीक है जी, हमारा मुल्क टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें कितनी हो चुकी है, ठीक है जी, सोशल इन्वायरमेंट क्या है हमारे मुल्क का, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है जी, ये सारे इन्वायरमेंट्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो उस आउटर इन्वायरमेंट को जिसमें गवर्नमेंट है, जिसमें हमारी इकोनॉमी है, जिसमें हमारी सोशल वैल्यूज हैं, उसको रीड करने के लिए, समझने के लिए सर हम पेस्टल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो पेस्टल एक टूल है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रीड करने का। तो सर इस पर्टिकुलर चीज को सिलेबस में ऐड किया गया है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है जी, और पेस्टल क्या काम करेगा हमारे लिए। ठीक है जी, इसके बाद सर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया है, पॉलिटिक्स क्या होती है, इवॉल्व कैसे हुई, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्यों होती हैं, इस पे बात की गई है, कोई एक आध पेज इसके ऊपर है। फिर सर पेस्टल के अंदर अगर आगे मूव करते हैं ना तो हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बात आती है। सर इकोनॉमिक फैक्टर्स पे एक चीज ऐड हुई है और वो है इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है जी, कि हमारी इकोनॉमी जो है वो उसका साइकिल क्या होता है। सर इकोनॉमी बूम पे भी जाती है, रिसेशन में भी जाती है, स्टडी भी हो जाती है इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक साइकिल को इसमें ऐड किया गया है जो तकरीबन को 2-1.5 पेज के ऊपर मुहित है। फिर सर हमारे पास जो पेस्टल था पास्ट में उसमें P पॉलिटिकल के लिए था, E जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए था, S सोशल फैक्टर्स के लिए था, T टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए था सर, और हमारे पास E एक और E आता है इसके अंदर, ये इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, और फिर हमारे पास सर लीगल फैक्टर्स होते हैं। तो पुराने सिलेबस में सर इकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर कुछ भी नहीं था, तो अब इफेक्टिवली एक पूरा का पूरा जो है वो चैप्टर आप इसको कह लें, एक पूरे का पूरा एरिया आप इसको कह लें, इकोलॉजिकल फैक्टर्स का ऐड हुआ है कि वो बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। देखिए कुछ कंट्रीज के अंदर एनवायरनमेंट को बड़ा सीरियस लिया जाता है। ठीक है जी, उधर जो है वो अगर कोई कंपनी पोल्यूशन क्रिएट कर रही होती है तो उसको बड़े आड़े हाथों लिया जाता है। पाकिस्तान में शायद जो है वो ये कानून इतने सख्त नहीं है। तो सर इस पे बात की गई कि किसी कंट्री में जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो वहाँ इकोलॉजिकल फैक्टर्स को आप देखते हैं कि वो कितने स्ट्रांग हैं, उनकी कितनी रिलेटिव इंपॉर्टेंस है लोगों की नज़र में, तो उस पर बात की गई है सर इसमें। फिर सर IT के अंदर जो IT और इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये कटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। ठीक है जी, ये चैप्टर इफेक्टिवली ऐड कर दिया गया है, डाटा में तोड़ दिया गया है इस चैप्टर को काफ़ी सारे हिस्सों में, और डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क के अंदर जो है उसको डाल दिया गया। फिर सर हमारे पास IT कंट्रोल्स एंड इफेक्टिवनेस, ये भी जो है वो एक मुकम्मल चैप्टर के तौर पे जो है वो डाटा सिस्टम्स एंड रिस्क में डाल दिया गया कि जी जनरल कंट्रोल्स क्या है IT के, एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर वहाँ डाल दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। हाँ, लेकिन यहाँ IT का चैप्टर अब भी है, लेकिन उस IT के चैप्टर का उसमें है क्या, उसके अंदर ये बताया गया कि जी IT बिजनेस पे कैसे इफेक्ट डालती है। ठीक है जी, IT जितनी स्ट्रांग होती जा रही है
इंसानों का रोल कंपैरेटिवली डिफरेंट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है जी। डाउन साइजिंग हो रही है, बिजनेस करने का तरीका चेंज हो रहा है, आउटसोर्सिंग जो है वो पॉसिबल हो पाई है, काम जो है ना वो बॉर्डर्स के पार जाया जा रहा है सर, यानी वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से डेवलप हुआ है। तो वो चैप्टर, वो एरिया अभी भी हमारे सिलेबस में रहेगा, ठीक है जी। तो इफेक्टिवली इसका मतलब है पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर दो चीजें ऐड हुई हैं, इकोनॉमिक साइकिल ऐड हुआ है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स पूरे ऐड हुए हैं, ठीक है जी, और आईटी में से कुछ चीजें काटी गई हैं। फिर सर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया जो दौरे हाजिर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है सर रिपोर्टिंग के अंदर, वो ऐड हुआ है सस्टेनेबिलिटी का। यहां सस्टेनेबिलिटी की इंट्रोडक्शन है, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन का मतलब है डिटेल सस्टेनेबिलिटी, उस पे जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आप जाके पढ़ोगे सीए फाइनल में। लेकिन सर यहां कोई 40 पेज का चैप्टर ऐड हुआ है जिसमें इंट्रोडक्शन है, स्टेक होल्डर्स एंड सस्टेनेबिलिटी पे बात हुई है सर। फिर हमारे पास सर सस्टेनेबिलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट पिलर्स हैं, ठीक है जी। और फिर हमारे पास सर स्लाइड सी बात हुई है जो है वो ईएसजी फ्रेमवर्क के ऊपर, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और इसका ग्रिड अलग बनाया है ICAT ने, ठीक है जी। फिर सर हमारे पास वैक में सीएपीएम का एक मॉडल हुआ करता था, उस पर डायरेक्ट सीएपीएम का एक फॉर्मूला था, वही हम याद करते थे, वही अप्लाई करते थे। इनिशियल बैचेस में मैंने जो है वो सीएपीएम को काफी डिटेल में पढ़ाया, फिर मैंने देखा कि जी किताब के अंदर उसकी इतनी प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन ही दिया हुआ है, उसी फंक्शन से जो है वो सारे सवालात सॉल्व होते हैं। लेकिन अब किताब के अंदर जो है वो सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क को डिस्कस किया गया है, ठीक है जी। सीएपीएम के मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो ये चीजें भी अब हमें देखना पड़ेंगी। फिर सर हमारे पास पुरानी किताब के अंदर ISO 31000 रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में था, बाद में निकाल दिया गया सिलेबस से, अब इसके अंदर शामिल कर दिया गया दोबारा। लेकिन ये कभी इम्कान है कि ये चीज सिलेबस से दोबारा निकाल दी जाएगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो एक छोटे बच्चे को बगैर प्रैक्टिकल एक्सपोजर के तो समझ नहीं आने वाले, ठीक है जी। तो ये रखना इफेक्टिवली रट्टे को दावत देना है कि जी रट्टा लगाएं लोग और इस फ्रेमवर्क के कंटेंट्स याद करके जाएं, इस फ्रेमवर्क के जो है वो एसेंशियल्स याद करके जाएं, लेकिन ये निकाल दिया जाएगा कोर्स से होपफुली। सबसे बड़ा चेंज आया सर फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में, इसको एक भरपूर तरीके से इसमें चीजें ऐड की गई हैं। सबसे पहले तो सर बड़ी जरूरत थी इस चीज की कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी का जो ट्रेड ऑफ है वो पढ़ाया जाए, कि जो बिजनेस प्रॉफिट को फोकस करते हैं वो अपना कैश जो है वो बड़े एसेट्स में डाल देते हैं, तो उनका प्रॉफिट तो बढ़ जाता है, मशीनें खरीद लेते हैं, प्रॉफिट तो बढ़ जाता है, लेकिन सर उनके पास फिर लिक्विडिटी यानी डेटर्स को यानी क्रेडिटर्स को पैसा पे करना, लोगों को पैसे पे करने के लिए लिक्विड एसेट्स नहीं होते। दूसरी तरफ सर अगर एक कंपनी कैश अपने पास रख के बैठ जाए तो सर उसको जब पैसे की जरूरत होगी कैश दे देगी, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन सर उसके प्रॉफिट्स अफेक्ट होना शुरू होंगे, क्योंकि ये पैसा शेयर होल्डर्स ने आपको कैश की फॉर्म में रखने के लिए नहीं दिया हुआ, इससे मशीनें खरीदने के लिए आपको प्रॉफिट कमाने के लिए दिया है। तो प्रॉफिटेबल और लिक्विडिटी के दरमियान जो ट्रेड ऑफ है इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया गया। फिर सर हमारे पास वर्किंग कैपिटल साइकिल पे सिर्फ फंक्शंस नहीं दिए हुए जैसे पुरानी किताब में था, डिटेल्ड वर्किंग दी हुई है, इसकी कैलकुलेशंस दी हुई हैं सर, इसके एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस की गई कि वर्किंग कैपिटल के फलां कंपोनेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपने ऑप्ट करनी है और इन स्ट्रेटजीज का फायदा या नुकसान क्या होगा, ठीक है जी। फिर सर हमारे पास ये एक ऐसा एरिया ऐड हुआ है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ बिजनेस, जो कि सीए फाइनल का बैकबोन था सर किसी जमाने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर का। और जब ये वर्किंग कैपिटल का चैप्टर डाला था तो ये चीज उसमें मिसिंग थी, और मुझे लगा कि यार अगर ये चीज मिसिंग है तो फिर वर्किंग कैपिटल में बचा क्या, तो उन्होंने कहा नहीं अब कुछ नहीं बचा, अब ये आपको करके जाना है, ये सबसे मेन रिक्वायरमेंट होगी सर। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं सिर्फ ये एक चीज जो सिलेबस में ऐड हुई है ना, ये कम से कम आपके 7-8 घंटे खा जाएगी, ठीक है जी। फिर सर बड़ा जबरदस्त काम ये किया गया है कि डेटर्स को मैनेज करने का तरीका सिखाया गया है। सीए फाइनल में हम पढ़ते थे सर, बीएफडी में पढ़ते थे हम, मैक में पढ़ते थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कि आपके पास डेटर्स हैं, आप इनको सर रिड्यूस करना चाहते हैं ताकि आपका पैसा कम फंसे डेटर्स के अंदर। तो एक तरीका तो ये कि सर आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दें, इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस करना बंद कर दें। नुकसान होगा एक तरफ से, लेकिन एक तरफ से फायदा क्या होगा कि आपके पास सिर्फ वो लोग काम करेंगे, बिजनेस आपके साथ वो लोग करेंगे जो अच्छे लोग होंगे, जो वक्त पे पैसे दे देंगे। दूसरा तरीका ये प्यारे भाई कि अगर आपको पैसा डेटर से जल्दी चाहिए तो आप डिस्काउंट्स दे दें, तो उन डिस्काउंट्स का इंपैक्ट देखेंगे हम सर, डिस्काउंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, डिसीजन है पूरा ये। फैक्टरिंग का मतलब है सर जिस तरह मैं अपना ये कंघी बेच सकता हूं, मैं ये लैपटॉप बेच सकता हूं, मैं ये दूसरा लैपटॉप बेच सकता हूं, मैं ये अपने एसेट्स बेच सकता हूं, इसी तरह मैं अपने रिसीवेबल्स भी बेच सकता हूं। तो सर रिसीवेबल्स की जो सेल होती है, जो बेचा जाता है रिसीवेबल्स को, इसको हम कहते हैं फैक्टरिंग। ये कोर्स में ऐड कर दिया गया है
ठीक है जी, आया हम अपने रिसीवेबल्स को बेच दें और पैसा जल्दी रिकवर कर लें, या वेट करें कि जी हमारा कस्टमर हमें कब पैसा देता है। तो हमने ये इवैल्यूएट करना है। 100 रुपए एक बंदे से मैंने लेने, मैं बैंक के पास जाता हूं, मैं कहता हूं यार मुझे 3 महीने बाद 100 रुपए देगा बंदा। बैंक कहता है एक काम करो 98 ले लो, मुझे दे दो। तो मुझे क्या बैंक को अपने रिसीवेबल बेच के उससे 98 ले लेने चाहिए? रिसीवेबल बेचने का मतलब जब मेरा कस्टमर मुझे पैसे देगा तो मैं बैंक को दे दूंगा। ठीक है जी। तो सर फैक्टरिंग विद रिकोर्स क्या होता है, विदाउट रिकोर्स क्या, ये काफी डिटेल में हमने देखनी है। फिर सर क्रेडिटर्स, हमें पैसे अपने सप्लायर्स को कब देने चाहिए? जल्दी देने चाहिए ताकि हमें डिस्काउंट मिल जाए, या देर से देने चाहिए ताकि पैसे हमारे पास रहें, हम उस पर कुछ कमाई कर लें? तो सर वर्किंग कैपिटल के चैप्टर को लगभग मेरे हिसाब से कुछ 4 गुना ज्यादा बड़ा कर दिया गया। फिर इसके बाद सर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में 2 टॉपिक्स ऐसे ऐड हुए हैं जो सीए फाइनल में 2 चैप्टर्स हैं, पूरे 2 चैप्टर्स हैं सर। वो नंबर 1 एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल, और नंबर 2 सर हमारे पास कैपिटल राशनिंग, सिंगल पीरियड राशनिंग और मल्टी पीरियड राशनिंग सर। ठीक है जी। एसेट रिप्लेसमेंट का मतलब यह कि सर मैं एक मशीन है हर 4 साल बाद तब्दील करूं या 5 साल बाद तब्दील करूं। उसकी लाइफ है 5 साल, लेकिन हम चाहें तो 4 साल बाद भी उसको तब्दील कर सकते हैं। 4 साल बाद तब्दील करने का फायदा क्या है? 5वें साल मशीन बिल्कुल बेकार हो चुकी होती है, ठीक ठाक उस पर मेंटेनेंस का खर्चा आता है, और 5 साल गुजारने के बाद बिकती भी बहुत सस्ते में। 4 साल बाद बेचने में क्या होगा कि थोड़ी रेजिडुअल वैल्यू ज्यादा मिल जाएगी। 5वें साल में बड़ी मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर करने से बेहतर है नई मशीन ले लेते। तो सर मशीन को 4 साल पे रिप्लेस करें, 5 साल पे करें, 3 साल पे करें, एसेट रिप्लेसमेंट साइकिल का डिसीजन है। सीए फाइनल में बीएफडी में इज एन एंटायर चैप्टर। ठीक है। कैपिटल राशनिंग, अगर आपके पास पैसे शॉर्ट हैं, लिमिटिंग फैक्टर याद आ रहा है, कॉस्टिंग में पढ़ा था, ये लिमिटिंग फैक्टर है कैश का। अगर पैसे ही आपके पास शॉर्ट है तो आप किस प्रोजेक्ट में पैसे डालेंगे सर? ठीक है जी। कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज्यादा एनपीवी दे रहा है? तो सर कैपिटल राशनिंग सिंगल पीरियड भी है, यानी सिर्फ 1 साल पैसे शॉर्ट हैं, आगे पैसे इंशाल्लाह वाफिर मिकदार में अवेलेबल होंगे, या सर हमारे पास पैसे 2 सालों में शॉर्ट होंगे। तो सर एक मैथ्स में एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत जमाने पहले, लीनियर प्रोग्रामिंग सर, वो इफेक्टिवली आपको पढ़ना पड़ेगी। और मैं सेफली आपको बता सकता हूं कि सर ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस में जो चीजें ऐड हुई है ना सर, ये लगभग सर 35 से 40 घंटे का एडिशनल कोर्स है। ठीक है जी, ये मैं आपको बता दिया सर। अच्छा जी, ग्रिड में क्या तब्दीली आई है देखें, ये एक्सपेक्टेड भी था यार। जिस तरीके से एमएफए का पेपर बना हुआ था ना, वो पेपर ऐसा हो गया था कि यार एक रीजनेबल मेहनत से इंसान निकाल लेता था। अब थोड़ा सा चैलेंज का कंटेंट इसके अंदर ऐड हुआ है, तो अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी लोगों को। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर हमारे पास सर ग्रिड में क्या तब्दीली आई है देखें। हमारे पास जो मैनेजरियल एनालिसिस का ग्रिड है वो एज इट इज उसी तरह ही है, कोई तब्दीली नहीं है। पेस्टल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं है, इंटरनल एनालिसिस में भी कोई चेंज नहीं है, एथिकल में भी कोई चेंज नहीं है, पेस्टल में थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है जी। और सर हमारे पास ये 30 से 40 मार्क्स का पहले भी था, अब भी इतना ही। वैक पहले सर 30 से वैक, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फॉरेक्स और रिस्क मैनेजमेंट, ये 4 चैप्टर थे। वैक, फॉरेक्स यानी इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पहले था, और सर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। ये 4 चैप्टर्स पहले 30 से 40 नंबर के थे, अब सर 20 से 30 नंबर के हैं। तो इसका मतलब ये कि सर अब लगभग इसके अंदर एक 15 नंबर का सवाल आ जाएगा तो एक 10 नंबर का सवाल आ जाएगा। जहां पहले 2 15-15 नंबर के आते थे और एमसीक्यूज भी भर के आते थे, इससे अब थोड़ा सा सर रिलैक्स हो गया है। ठीक है जी। बजटिंग में भी सर बजटिंग का मतलब है बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये जो आपने एरिया देखा ये नीचे वाला है पूरा सर। ये सिलेबस तो उसमें बहुत सारा ऐड हुआ है, लेकिन सर अगर आप देखें ना तो 25 से 35 पहले थे, 25 से 30 अब है। सिलेबस यहाँ बहुत ऐड हुआ, लेकिन मार्क्स के अंदर कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आई है। और सर एक पूरा नया एरिया ऐड हुआ है सस्टेनेबिलिटी का, 10 से 15 नंबर के लिए। इनिशियली एग्जामिनर जो है वो इस पे सवाल पूछेगा, और ये एक ऐसा एरिया है कि इसको अगर अच्छे से आपने कवर कर लिया तो 10 से 12 नंबर यहाँ से सिक्योर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। तो ग्रिड में ये तब्दीली है मेरे प्यारे बच्चों, नए सिलेबस के एरिया में ये सारी चीजें, नई चीजें ऐड हुई हैं, और जो रिमूव हुई है इस पर मैंने बात कर ली। मैं आपको सिर्फ ये जो एरिया है ना इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जो ऐड हुआ है यार, ये सीए फाइनल में 2 चैप्टर है भाई। मैं आपको जरा सा इसका वो बताता हूँ सर। ये हमारे पास है सर कैपिटल राशनिंग का चैप्टर, मैं इसको पढ़ाता हूँ सर। कैपिटल राशनिंग के केसेज हैं कई सारे, ठीक है जी, कई सारे केसेज हैं। ठीक है जी। और ये आप सवाल देखें, सीए फाइनल का है 12 मार्क्स का सवाल सर। ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है 14 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है जी। सर ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है 20 नंबर का, यानी ये इटसेल्फ एक चैप्टर है जिसमें 20-20 नंबर के सवाल आए। और इसी तरह सर एसेट रिप्लेसमेंट है। ठीक है जी। एसेट रिप्लेसमेंट को अगर मैं देखूं सर, ये रहा सर हमारे पास एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, ये मैं सीए फाइनल में पढ़ाता हूं सर। इस पर अच्छे बड़े लंबे लंबे सवाल आए सर।
ठीक है जी, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, सीए फाइनल का 15 मार्क्स, ठीक है जी, 18 मार्क्स, 20 नंबर, ठीक है जी। इस पे लिटरली इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हैं, तो हमने सर इसको पढ़ना है डिटेल में। अब सर ये कहाँ से आए ये रियाज? यार ये मुझे थोड़ा सा जो है ना वो ये हैरत है, क्योंकि इफेक्टिवली ये चीज़ ऐड होने के बाद अब सीए फाइनल का जो सिलेबस है बीएफडी का, उसमें मैं कह सकता हूं कि सर 70% सिलेबस जो है वो 65 से 70% सिलेबस जो है वो नीचे एमएफए में यानी बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस के अंदर इफेक्टिवली डिस्कस हो रहा है, कवर हो रहा है, और इसके अलावा आपने थ्योरी भी कवर करनी है। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अब इफेक्टिवली टाइम के लिहाज से मैं सेफली कह सकता हूं कि इंटायर कैफ का सबसे बड़ा सिलेबस बन गया है ये, और दूसरे नंबर पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। और सर हमारे पास कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग यानी FAR2, ठीक है जी, ऑडिट आकाश आपको बताएगा। लेकिन ये जो चीज़ें ऐड हुई हैं इसके बाद मुझे सेफली जो है ना वो सब्जेक्ट को कवर करने में कम से कम 150 to 170 आवर्स लगने चाहिए, ठीक है जी। कोशिश करेंगे कि सर इसको ऐसे कवर करें कि 140-50 घंटों में अच्छे से कवर हो जाए, और इंशाल्लाह ताला जो है वो बेहतर तरीके से इसको हम लेके चलें। तो सर ये सारी बातें मैंने करनी थी आपसे। इंशाल्लाह ताला सर पहली क्लास में मुलाकात होती है, डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इनसाइट्स का, बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस का, और अपना पहला टॉपिक भी हम इंशाल्लाह अपनी पहली क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, मुलाकात होती है आपसे पहली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।